Assalamu alaikum students, how are you all? Today our second lecture of history, chapter number 2, will continue. Next lecture, page number 40. Here is about Nuruddin Muhammad Jahangir, 1605 AD to 1627. Early life and education. आज हम यहाँ पे नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे कि उनका दौरे हुकूमत कितना टाइम था उनका, उन्होंने अर्ली एजुकेशन कहाँ से हासिल की, कब पैदा हुए, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर कौन थे, उनका टाइटल क्या था। इस बारे में आज हम पढ़ने लगे हैं, आपने गौर से सुनना है, ठीक है। मैं आपको इनकी डिटेल बताती हूँ। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर जो हैं, लास्ट हमने पढ़ा था कि अकबर ने की डेथ के बाद शहज़ादा सलीम को तख्त नशीन बना दिया गया। यहाँ पे नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर जो हैं वो शहज़ादा सलीम है। शहज़ादा सलीम जो है 1605 में बादशाह बना और इसको नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर का टाइटल मिला। ये अकबर की राजपूत बीवी जोधी भाई का बेटा था। अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के साथ अपनी अकीदत के बिना पर अपने बेटे का नाम सलीम रखा। अकबर सलीम को प्यार से शेखू बाबा कहते थे। रवायत मशहूर है कि सलीम से पहले अकबर के यहाँ जो भी औलाद पैदा होती थी वो फौत हो जाती थी, तो इसने मन्नतें मानी और शहज़ादा सलीम पैदा हुआ। अकबर ने उस ज़माने के मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत शेख सलीम चिश्ती के यहाँ हाज़री देकर अपने लिए दुआ करवाई कि अल्लाह ताला उसके यहाँ उसको औलाद दे ताकि कोई उसके तख्त की वारिस बन सके। अकबर ने सलीम की पैदाइश की मन्नत पूरी हुई। वो अपने दारे सल्तनत से पैदल हज़रत शेख सलीम चिश्ती के यहाँ पहुँचा। आगरा से फतेहपुर सिकरी तक वो अक्सर 20 किलोमीटर सफ़र करता था और ये सफ़र वो पैदल करता था। इसी तरह अकबर के मुतअद्दिद बार सफ़र करता तकरीबन ये तमाम जो अरसा उसने सफ़र किया वो टोटल जो है वो 480 किलोमीटर बनता है। ये अंडरलाइन कर लें आप, ठीक है। यहाँ पे 480 किलोमीटर बनता है। इस ज़माने के मशहूर उलमा और शोरा को सलीम की तालीम व तरबियत के लिए मुकर्रर किया गया ताकि वो उसकी अच्छी तालीम व तरबियत कर सकें। इसे तुर्की, अरबी, फ़ारसी और हिंदी ज़ुबानों में पर अबूर हासिल था। तारीख़, जोग्राफ़िया, इल्म नबातात मतलब जानवरों का इल्म हासिल किया उसने, मूसीकी सीखी, मुसव्वरी सीखी, इन तमाम चीज़ों पर उसको फ़ोक़ियत हासिल हुई। वो एक अच्छा निशानेबाज भी था और दीनी तालीम का भी उसको बहुत ज़्यादा शौक़ था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नूरजहाँ के बारे में। नूरजहाँ कौन थी? नूरजहाँ का आबाओ अजदाद जो है वो पर्शियन मीन्स के ईरान से था। इसका असल नाम मेहरुन्निसा था। मेहरुन्निसा के वालिद गियासुद्दीन को अकबर के दरबार में मुलाजमत मिल गई। वो अकबर के दरबार में गियासुद्दीन जो है मेहरुन्निसा का बाप, वो अकबर के दरबार में मुलाजमत करता था और इसका ओहदा जो था 3 हज़ारी, पीछे हमने पढ़ा था 5 हज़ारी, 3 हज़ारी, 2 हज़ारी, इस तरह से ओहदे पड़े थे जो अकबर ने रखे हुए थे अपने दौरे हुकूमत में, मनसब किए हुए थे जॉब्स के लिए, बड़े ऑफिसर्स के लिए ये ओहदे मुकर्रर किए गए थे। तो ये गियासुद्दीन जो था वो 3 हज़ारी ओहदे पर उसको फाइज था और उसकी बेटी जो है नूरजहाँ वो भी वहीं पे मुकीम थी। यहाँ इस क्याम के दौरान मेहरुन्निसा की शादी जो है वो 17 साल की उम्र में एक फ़ौजी शेरा फगन से हुई। शेरा फगन बगाल में एक झड़प में कत्ल हो गया। जो मेहरुन्निसा का शौहर था वो एक जंग में कत्ल हो गया और शेरा फगन की बीवी और बेटी को अकबर की बेवा की सोहबत में दे दिया गया, मतलब उनको उनके पास छोड़ दिया गया, जो अकबर की बीवी थी उसके पास, क्योंकि वो शाही अदाब व तहजीब से वाकिफ़ थी।
1611 में जहांगीर ने महरुन्निसा को एक जनाना तकरीब में देखा और दोनों वो अपनी बीवी मान भाई की वफ़ात के बाद तन्हाई का शिकार था और उसको मतलब एक साथी की ज़रूरत थी। तो उसने जब वहाँ पे महरुन्निसा को देखा तो उसे पसंद किया तो निकाह का पैगाम भेजा। इस तरह महरुन्निसा की शादी शहज़ादा सलीम से हो गई और उसने महरुन्निसा को टाइटल नूर महल का दिया। महरुन्निसा से उसका नाम नूर महल रख दिया गया, उसको टाइटल खताब दिया गया। कुछ अरसे बाद नूर महल से नूर जहां बना दिया। अकबर की बीवी के इंतकाल के बाद शाही हरम में सबसे ज़्यादा बाअसर खतून नूर जहां को ही समझा जाता था। नूर जहां कोई गैर मामूली औरत नहीं थी, बल्कि उसके अंदर बहुत सी खसूसियात पाई जाती थीं। वो खानादारी में, कढ़ाई सिलाई में, मतलब घर के जो काम हैं, इसके अलावा फ़नून में, शायरी में बहुत ज़्यादा महारत हासिल थी उसको। जहांगीर आहिस्ता आहिस्ता मतलब अपनी बीवी की तरफ बहुत ज़्यादा मुतवज्जा होने लगा। जहांगीर की ख़राबी सेहत की बिना पर नूर जहां ने अमूर सल्तनत में दिलचस्पी भी लेना शुरू कर दी। मतलब सल्तनत के जितने काम थे उनमें जहांगीर के साथ साथ खुद भी दिलचस्पी लेना शुरू कर दी, उनको मामलात को सुलझाना शुरू कर दिया। जहांगीर के आखिरी दौर में अक्सर शाही अहकामात और फ़रामीन का अजर जो है वो नूर जहाँ के मुशावरत से होता है। मतलब जहांगीर के आखिरी दौर में, मतलब जब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, ज़िंदगी के आखिरी दिनों में भी नूर जहाँ बहुत ज़्यादा जो मामलात थे, हुकूमती मामलात, तो मशवरे जो हैं ज़्यादातर नूर जहाँ से लिए जाते। 1645 में नूर जहाँ का इंतकाल हुआ और इसे शादरा में दफन किया गया। Students, today our next topic is culture in the age of जहांगीर एंड नूर जहाँ। क्या करना है यहाँ पे, हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जहांगीर और नूर जहाँ के दौर की सकाफत के बारे में पढ़ेंगे। इसमें उन्होंने मुख्तलिफ पॉइंट्स बताए हैं: पोइट्री, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, म्यूज़िक। इस बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है पोइट्री, मतलब शायरी। जहांगीर फ़ारसी अदब और शेर व शायरी का बहुत ज़्यादा दिलदार था, मतलब उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी। उसने अपनी किताब तुज़के जहांगीरी को फ़ारसी अदब में बहुत ज़्यादा मुकाम मिला। इसका अलमी ज़ौक़ भी बड़ा बुलंद था। उसकी लिखी हुई तहरीरें अभी तक मौजूद हैं। मतलब वो बहुत अच्छा शायर था, उसको खुद भी शौक़ था और वो शायरी सुनता भी बहुत था। और जो उसकी अपनी लिखी हुई शायरी है वो अभी तक मौजूद है। नूर जहाँ भी अच्छी शायरा थी और बहुत अच्छा अदबी ज़ौक़ रखती थी। तो इस तरह दोनों जो हैं मियाँ बीवी, इन दोनों को शायरी का बहुत ज़्यादा शौक़ था। नूर जहाँ ने शायरी के साथ साथ जदीद फ़ैशन, मुख्तलिफ़ खानों को भी बरे सग़ीर में मुतारिफ़ कराया। वो ईरान से आई हुई थी, तो बरे सग़ीर में, सब कॉन्टिनेंट में उसने फ़ैशन और डिफरेंट किस्म के जो खाने हैं, फूड्स हैं, उनको भी मुतारिफ़ करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया। नंबर 2 पॉइंट पेंटिंग है। यहाँ पेंटिंग से मुराद मुसव्वरी, ठीक है। जहांगीर के अहद में फ़न मुसव्वरी ने इस कदर तरक्की की कि इंसानी चेहरा एक माहिर मुसव्विर तैयार करता। मतलब क्या था, उसने 3 किस्म के लोग रखे हुए थे पेंटिंग के लिए। जो एक था वो मुसव्विर जो था, कोई तस्वीर बनानी होती तो एक मुसव्विर जो था वो सिर्फ चेहरा तैयार करता था। दूसरा जो था सेकंड पेंटर जो होता था वो उसका लिबास तैयार करता था तस्वीर का। तीसरा जो था वो पसे मंज़र, मतलब जो पीछे के मंज़र हैं उनको तैयार किया करता था, ठीक है। इस तरह इसके ये शौक़ देख के हमें इंसानों की अक्ल दंग रह जाती थी, जितनी खूबसूरत वो मुसव्वरी करवाया करता था। इसी तरह मुगलिया दबिस्तान मुसव्वरी जहांगीर के अहद हुकूमत में इसके ज़ाती ज़ौक़ को शाम में बामे अरूज को पहुँचा। मतलब इसके दौर में बहुत ज़्यादा इस मुसव्वरी को तरक्की हासिल हुई, पेंटिंग को। वो जो तस्वीर देख लेता तो उसको एज़ इट इज़ बनवाने की कोशिश करता। एक बार ऐसा हुआ कि इसने एक शेर की आंख में गोली मार दी
اور وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اس کا جو پینٹر تھا، درباری پینٹر تھا، اس نے اس نقشے کو بھی، اس منظر کو بھی تصویر کشی میں بدل کے رکھ دیا، مطلب اس کی مصوری تیار ایسی کی کہ وہ اوریجنل لگ رہی تھی تصویر۔ استاد منصور جو ہے وہ جانوروں کا پینٹر تھا، ٹھیک ہے، یہ لائن اس کو انڈر لائن کریں، شارٹ کوسچن میں بھی آپ کو آئے گی، کوئز کوسچن میں بھی ہے۔ استاد منصور جو جانوروں کا مصور تھا، اس کا درباری مصور بھی تھا، ٹھیک ہے۔ اس کی بنائی ہوئی پرندوں اور جانوروں کی تصاویر دنیا کے مشہور عجائب گھر میں ابھی تک محفوظ ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے آرکیٹیکچر، فن تعمیر، مطلب جو اس نے بلڈنگز وغیرہ بنوائیں اس کے بارے میں میں اب آپ کو بتاؤں گی۔ جہانگیر کو تعمیرات کی بجائے مصوری کا بہت زیادہ شوق تھا، مطلب تعمیرات بھی اس نے بہت ساری کروائی ہیں، لیکن اس سے زیادہ اس کو پینٹنگ کا بہت زیادہ شوق تھا۔ پھر بھی اس کے عہد میں چند خوبصورت عمارتیں تعمیر کروائی گئیں، جیسے لاہور میں مسجد دروازے کے اندر، مستی گیٹ جو ہے، مستی دروازہ اس کو بولتے ہیں، کے اندر بیگم شاہی مسجد اسی دور میں تعمیر ہوئی۔ لاہور کے قلعے میں جہانگیر نے ایک خوابگاہ بھی تعمیر کروائی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس نے عجائب گھر تعمیر کروائے، مقبرہ انارکلی بھی اس کے دور میں ہی تعمیر کیا گیا۔ اس نے اپنی چہیتی بیوی صاحب جمال کی قبر بھی ہے، اور نور جہاں نے آگرہ میں اپنے والد اور والدہ کا شاندار مقبرہ بنوایا، اور اعتماد الدولہ کے نام سے، جو کہ اب بھی مشہور ہے۔ یہ اتنی خوبصورت عمارات، آگرہ میں تاج محل نہ ہوتا تو لوگ اسے دیکھنے کے لیے آگرہ جایا کرتے۔ مقبرے کی عمارت 2 منزلہ ہے، چاروں کونوں پر مینار تعمیر کیے گئے ہیں، جو تاج محل آگرہ میں ہے۔ اس کی عمارت جو ہے وہ 2 منزلہ ہے، لوگ اس کو دور دور سے دیکھنے آتے ہیں۔ جمنا کا پانی مقبرہ اعتماد الدولہ کو چھو کر گزرتا ہے۔ جہانگیر کو مناظر فطرت کے ساتھ طبی لگاؤ تھا، اس لیے اس نے کشمیر میں نشاط باغ، شالامار باغ، نسیم باغ، یہ تمام جو گارڈنز ہیں اس نے تعمیر کروائے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے اس کا موسیقی یعنی میوزک میں اس کو بہت زیادہ اس کا شوق تھا۔ جہانگیر کے میں بہت سارے موسیقار جو ہیں وہ شاہی دربار سے وابستہ تھے، ہندوستان میں ایرانی اور کشمیری بھی بلوائے جاتے تھے۔ جہانگیر موسیقی اور موسیقاروں کی بہت سرپرستی کرتا تھا، مطلب ان کو عزت احترام دیتا، ان سے موسیقی کا بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ میوزک کا شوق تھا۔ جہانگیر کے محل میں موسیقی میں لوگ وجد میں آ جاتے تھے، مطلب ان پہ وجد طاری ہو جاتا تھا جب وہ وہاں پہ موسیقی کا ٹائم چلتا تھا۔ اس نے تزک میں اس واقعہ کا ذکر کیا ہے کہ ایک بار عمرہ کی محفل میں قوال امیر خسرو کا کلام پیش کر رہے تھے کہ ایک شعر پر ملا احمد کو وجد آ گیا اور اسی عالم میں اس کی روح پرواز کر گئی، مطلب وہ اسی ٹائم اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ پیج نمبر 44 پہ دیکھیں، جہانگیر پیشن فور جسٹس، انصاف کی فراہمی کے لیے جہانگیر کا جذبہ، ٹھیک ہے، پیشن جذبہ، مطلب اس کا انصاف کیسا تھا۔ نور الدین محمد جہانگیر نے اپنی حکومت کی ابتدائی عوام پسند اقدامات کیے۔ اس نے تمام جنگی قیدی جو کہ قیدی تھے ان کو رہا کر دیا، ٹھیک ہے۔ اسلام کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا، تمام مخالفین کو عام معافی دے دی، جو اس کی مخالفت کرتے تھے ان کو معافی دے دی۔ جو لوگ اس کے ساتھ، جنہوں نے اس کو حکومت میں آنے کے لیے جن لوگوں نے اس کا ساتھ دیا تو ان کو اچھے عہدوں پر فائز کر دیا، ان کو اچھے اچھے عہدے عطا کیے۔ شاہی محل میں ایک بار ایک محل کے باہر ایک زنجیر نصب کروائی، جس سے ایک چین نصب کروائی تھی، مطلب لگوائی گئی، انسٹالڈ آؤٹ سائڈ دا رائل پیلس، ٹھیک ہے، جسے ہلا کر کوئی بھی شخص بادشاہ سے انصاف طلب کر سکتا ہے، مطلب اس زنجیر کو ہلایا جاتا، کھینچا جاتا تو بادشاہ اس انسان کی بات سنتا اور اس کو انصاف دیا جاتا۔ ڈیتھ 1627 AD 1627 میں جہانگیر کو اچانک اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی اور اس کا انتقال کشمیر میں ہوا اور لاہور میں شادرہ میں
اس کا مقبرہ تعمیر کروایا گیا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہاں تک آج کی ہماری ریڈنگ ہے. اللہ حافظ.